इवनिंग एवरीबॉडी, मैं संजीव चौहान, एमपीडिया में आपका स्वागत है। कई एग्जाम्स में जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान जिसे कहते हैं, लेकिन हम इंग्लिश की बात करेंगे क्योंकि हमारा कंटेंट इंग्लिश में ही है। हिंदी मीडियम को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, हम समझाएंगे हिंदी में, लेकिन पढ़ाएंगे लगभग इंग्लिश में। एक कंटेंट हमारा इंग्लिश में रहेगा। साइंस तो ऐसा है कि कई लोगों की समझ में आता है, कई लोगों की नहीं समझ में आता, दिक्कत हो जाती है। जिसको बहुत ज्यादा अटैचमेंट है विज्ञान से या साइंस से, वो फिर भी जल्दी कवर कर लेता है। साइंस का स्टूडेंट रहा है, बैकग्राउंड उसका साइंस का रहा है एकेडमिक्स में, उसको भी काफी जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन मोस्टली बेसिक साइंस सब जगह लागू होती है। 7th 8 9 10 तक की तो साइंस आपको आनी चाहिए, लेकिन वो इतनी बड़ी है, वो इतनी टेक्निकल हो जाती है कई बार कि हमें याद नहीं रह पाती। इसीलिए हमने कंसाइज, प्रिसाइज, क्विक फिजिक्स या क्विक साइंस, जनरल साइंस का स्टार्ट किया है ऑनलाइन। अब हम जो भी पढ़ाएंगे बहुत फास्ट और बहुत क्विक पढ़ाएंगे, वही चीज पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आने वाली है। अगर आपको लगता है आपको साइंस में वीक है तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा ये वीडियो। और जो एक्सपर्ट है साइंस में, जिनको डिटेलिंग चाहिए साइंस में, जिनको मोटी मोटी किताबें पढ़ना है, तो उनके लिए क्या रहेगा, बस वो रिवाइज ही कर सकते हैं ये वीडियो देख के। बाकी तो वो हमसे ज्यादा पढ़ रहे होंगे साइंस के बारे में, लेकिन हम उतना ही पढ़ाएंगे जिस पे क्वेश्चन आने की उम्मीद ज्यादा है, या जो टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हीं चीजों को पढ़ा जाएगा। आलतू फालतू कचड़ा लंबी चौड़ी साइंस से नहीं पढ़ाई जाएगी, साइंस से लिमिटेड पढ़ाई जाएगी। इसीलिए हमने क्विक साइंस से बोला है, फास्ट साइंस, कंसाइज और प्रिसाइज मैनर में। ठीक है, साइंस का ये टॉपिक है। फिजिक्स से हम कोशिश करेंगे कि 2 घंटे में फिजिक्स खत्म हो जाए पूरी आपकी, लेकिन हम एक बार में 2 घंटे में खत्म नहीं करेंगे, 15-20 मिनट करके खत्म करेंगे। अभी हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस देख लेते हैं। डायमेंशंस कभी नहीं पूछे गए हैं, जब भी पूछा गया है यूनिट्स पूछी गई है, क्वांटिटीज पूछी गई है, बस यूनिट्स, क्वांटिटीज और मेजरमेंट्स पूछा गया है। डायमेंशंस नहीं पूछी जाती, MLT MLT करके ऐसे पूछना, ये तो मेरे ख्याल से 11th 12th का टॉपिक रहा है जहां तक मुझे याद आता है। तो आइए हम सिर्फ पढ़ते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट की शुरुआत करी जाए। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि कम समय में खत्म करना है। क्विक फिजिक्स है ये, जिनको दिक्कत है फिजिक्स में या साइंस में, उनके लिए ही इंपॉर्टेंट है ये, कि कम समय में ज्यादा समझा सके और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा सके। फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करे, वो बता सके कि हाँ ये फिजिक्स के नियम इस पर लागू होते हैं, फिजिक्स की पहचान जो दे सके, कि ये बता सके हाँ ये फिजिक्स है, ये फिजिक्स का लॉ है, वो क्वांटिटीज, उनको कहेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज, जो फिजिक्स के नियम को डिफाइन कर सके। दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। ये एक डेफिनेशन है, इस पे वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन कभी पूछ लिया जाए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है तो अब आप बता सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इज वन दैट कैन बी मेजर्ड। जो क्वांटिटी मेजर करी जाए ना, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आप ये जरूर याद रख लीजिएगा वर्ड मेजर्ड। इट कैन बी मेजरेबल, इट इज मेजरेबल, जो नापी जा सके उसे फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। कौन कौन सी क्वांटिटीज होती है? लेंथ, मास, टाइम। लेंथ है, वेट है, समय है, समय को आप नाप सकते हो, इतने घंटे हो गए, हम इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, 2 मिनट हो गए होंगे हमें पढ़ाते पढ़ाते। लंबाई कितनी है, हमारे आपके बीच की दूरी कितनी है? वैसे तो इनफाइन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर कोई सामने स्टूडेंट बैठा हो तो कितनी होगी? 10 फीट, 20 फीट, ये लेंथ है। वेट, प्रेशर, टेम्परेचर नापे, आपको बुखार चढ़ जाए थर्मामीटर से नाप सकते हैं। क्या है? मेजरेबल चीजें। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। तो यह फिजिकल क्वांटिटीज के नाम याद रख सकते हैं। अभी पूछ लिया जाए, ऐसे तो बहुत सारी है, इंपॉर्टेंट समझने के लिए। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के बाद हम देखते हैं यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती है? द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड द यूनिट। उन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर एक स्टैंपिंग हो सके, उनकी एक पहचान हो सके, उनको बताया जा सके कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, वो होती है यूनिट। एक पहचान देना, एक फिजिकल क्वांटिटी को उसका नाम देना, ठीक है, उसको कहते हैं यूनिट्स। जैसे कुछ लोग भीड़ में, कुछ लोग मेल्स हैं, कुछ लोग फीमेल्स हैं, वो क्या है? वो उनकी यूनिट है। 100 मेल्स है, मेल क्या यूनिट? M लगा दिया, मेल। इस तरीके से समझाने के लिए यूनिट्स है। यूनिट लेंथ, वेट, लेंथ के केस में मीटर, किलोमीटर क्या है? यूनिट है। वेट के केस में किलोग्राम, ग्राम्स क्या है? यूनिट्स है। लिक्विड के केस में लीटर्स, मिलीलीटर, 250 ml की कोल्ड ड्रिंक देना, 1 लीटर दूध देना, ये क्या है? ये सब उसकी यूनिट्स है, लीटर्स वर्ड। ठीक है, ये यूनिट्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। तब द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी को नापने के जो काम, एक स्टैंडर्ड, एक पहचान दी जा सके, वो यूनिट्स होती है। 2 तरह की यूनिट्स होती है, बस ये जरूर याद रख लीजिएगा। फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट। 2 तरह की यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है? द यूनिट्स डिफाइंड फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन कर सके, मतलब उन क्वांटिटीज को डिफाइन कर सके जो फंडामेंटल है। अभी हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटीज में एक क्वांटिटीज ऐसी होती है
जो फंडामेंटल होती है, जो मूल रूप से होती है, जो बेसिक होती है, जिस पे बेस, जो बेडरॉक होती है सारी क्वांटिटीज की, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है, बेस क्वांटिटीज। ठीक है, वो यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करे, उनको बताए, उनको डिस्क्राइब करे, उसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। These units which are independent of each other are known as fundamental units। वो यूनिट्स जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, म्यूचुअली डिफरेंट हो, एक दूसरे से, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हो। जैसे लेंथ वेट पर कभी डिपेंड नहीं करता, लेकिन लेंथ वॉल्यूम और एरिया पे डिपेंड करती है। एरिया एंड वॉल्यूम लेंथ पे डिपेंड करता है। हम लेंथ और विड्थ से ही तो एरिया और वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तब क्या हुआ, बेसिक यूनिट क्या हुई, पहली यूनिट जिससे चीजें आई वो थी फंडामेंटल यूनिट्स। तो लेंथ इज अ फंडामेंटल यूनिट, वेट, मास, वेट इज अ फंडामेंटल यूनिट। वेट से ही तो डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी कितनी है, कितनी थिकनेस है इसके अंदर, वो वेट से आती है। तो वेट क्या है, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। हम आपको एक बार फंडामेंटल, पहले तो ये जरूर याद रखिएगा, फंडामेंटल यूनिट का क्वेश्चन बचे, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, म्यूचुअली नॉट डिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है ना, ये होती है फंडामेंटल यूनिट्स। अब आपको फंडामेंटल यूनिट्स का एक दिखा देते हैं। ये है, ये तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बेसिस पर डिफाइन किया गया है। वैसे तो बहुत सारी यूनिट्स होती है, सीजीएस होती है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड्स, एमकेएस होती है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एक नई स्टैंडर्ड यूनिट डिजाइन करी गई थी जो पूरे ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, वो है एसआई यूनिट्स। इसको कहते हैं एसआई यूनिट्स, यही फंडामेंटल यूनिट्स है का पार्ट रहा है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, एक्चुअली फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच है, फ्रेंच को अगर इंग्लिश में डिफाइन करें, एक्सपांड करें तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। एसआई यूनिट्स याद रखिएगा, एसआई यूनिट्स हाईली रिकॉग्नाइजेबल यूनिट है, जो सब लोग इसे पहचान है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। 7 होती है, 7 एसआई यूनिट होती है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है। मैं आपको बता दूं 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। वो 7 कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स है, बेसिक यूनिट जिस पे पूरी दुनिया टिकी है, वो यूनिट्स जिस पे हम आए दिन देखते हैं, वो यूनिट जिसके ऊपर सबसे पहले मेजरमेंट होगा, उसके बाद और मेजरमेंट लिए जाएंगे, उन्हें कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। कुछ लोग इन्हें बेस यूनिट्स भी कहते हैं, तो वो कोई गलत बात नहीं है, बेस यूनिट्स भी बोलते हैं। बेस है ये तो, बेडरॉक है सारी यूनिट्स का। क्या क्या क्वांटिटीज होती है बेस क्वांटिटीज, लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, इसकी यूनिट मीटर। मोस्टली हम लोग स्क्वायर मीटर, मीटर कितने मीटर का, 4 मीटर का धागा देना, 5 मीटर की रस्सी देना, कितने मीटर का प्लॉट है। कई बार हम मीटर, वैसे तो फुट, प्लॉट्स में फुट का यूज होता है फीट में, लेकिन एक मीटर भी स्टैंडर्ड चलता है कई जगह, कई कंट्रीज में मीटर को बहुत एक्सेप्ट किया गया है। तो मीटर्स याद रखिएगा, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। लेंथ का मीटर है, मास मतलब वेट, किलोग्राम, केजी में नापा जाता है मोस्टली, टाइम सेकंड्स में नापा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में नापा जाता है। 16 एम्पियर का हमें सॉकेट दे देना, हमें इन्वर्टर लगाना है, हमें एसी लगाना है, तो 16 एम्पियर का वो लगेगा, मोटा वाला लगेगा, महंगा भारी वाला लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को ये इतना एक्सेप्ट कर सके। एम्पियर होती है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, यूनिट भी याद करते जाना। टेम्परेचर केल्विन में मेजर करा जाता है, वैसे तो सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन केल्विन को इसलिए स्टैंडर्ड माना गया है कि केल्विन में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करके बहुत 0.5 पॉइंट भी से मेजर किया जा सकता है। 1 डिग्री के अंदर 273 प्लस 1 केल्विन होते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन। ठीक है, तो मतलब 0 डिग्री में भी अगर अंतर आ जाए 0.001 तो भी 273 में 250 200 299 ऐसे कर सकते हैं। इसीलिए मेजर बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाता है टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर को केल्विन में लिया जाता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस लेना है, वो मोल, ग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो वेट होता है। कितनी क्वांटिटी सब्सटेंस लेना है तो वो मोल में डिफाइन होता है, केमिस्ट्री में इसका यूज होता है मोल। तो आपसे पूछ लिया जाए ना कि इसमें से कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है, कभी ऑप्शंस आ जाए, 3 4 5 ऑप्शन दिए और उसमें ये सब ऑप्शन हो, तो आप ये सब फंडामेंटल यूनिट्स में कंसीडर करेंगे, आप इनको मानेंगे ये फंडामेंटल यूनिट्स है। हम वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं आपको। अगर कहीं ये 7 चीजें लिखा आ जाए और ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू ऐसा आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल यूनिट्स, तो ये सारी चीजें लिखी हो ना तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है, मोल। इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इनसाइड कैंडला, ये लाइट के ऊपर है, कितनी रोशनी है, कितनी चमक है उसके अंदर, उसकी इंटेंसिटी कितनी है लाइट की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला में मेजर की जाती है। सीडी का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की या लाइट की यूनिट बताइए एसआई में, तो आपको कैंडला बताना होगा आंसर तब उसका, सीडी, ये याद रख लीजिएगा। सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, टेम्परेचर को केल्विन माना गया एसआई में, एसआई में से केल्विन माना गया, करंट एम्पियर में मेजर किया जाता है, टाइम सेकंड्स में, मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में। तो ये हम आपको फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बताए थे, जिसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है एसआई यूनिट्स, एसआई बेस यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। ये हमने 7 बेस क्वांटिटीज थी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स के हिसाब से हमने आपको बता दिया। 2 और होती हैं जिन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट कहा गया है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो थोड़ा एडवांस चीजें होती हैं। वो एंगुलर होती है, एक होती है रेडियन, एक होती है स्टीरेडियन।
ऐसे करके होती है। सर्कुलर का अगर यूनिट मेजर करना हो तो रेडियन, स्टीरेडियन होता है, 2 और होती है, वो हम आपको नहीं बता रहे, हम आपको सिर्फ 7 बता रहे हैं। आप इसी को याद करके जाइएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। बैंक हो, चाहे केवीएस का पेपर हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे पटवारी हो, चाहे एमपीपीएससी का प्री हो, अगर इतना ही बेसिक पढ़ लिया तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमने ये तो देख लिया कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं ईच अदर, फंडामेंटल यूनिट्स। एक और यूनिट होती है ड्राइव्ड यूनिट, इसके बारे में हम देख लेते हैं कैसी होती है। द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। वो फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव करी जाए, फंडामेंटल यूनिट से निकाली जाए, उन्हें कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट। जिनको डेरिवेशन किया जाए, जिनको वहां उसका फंडामेंटल, जो 7 फंडामेंटल बेस यूनिट्स थी उसका इस्तेमाल करके और यूनिट्स बनाई जाए, उनको कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। स्पीड की क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है ये आदमी, तब मीटर पर। वेलोसिटी की भी यही होती है। एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ठीक है। जो रॉकेट जो जाते हैं ना, एक्सेलरेशन होता है। कितनी गाड़ी को कितना एक्सेलरेशन दे रहे हो आप, कितनी तेजी से भगाने की स्पीड को, तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें फंडामेंटल यूनिट कौन सी हुई? मीटर हुई, ठीक है। ये मीटर इसकी फंडामेंटल यूनिट हो गई। एस सेकंड्स इसकी फंडामेंटल यूनिट हो गई। हमने आपको बताया था 7 फंडामेंटल यूनिट में, इसमें लेंथ, मास, टाइम था। लेंथ की थी मीटर और टाइम की थी सेकंड। अब देखिए, फंडामेंटल यूनिट से ही स्पीड की यूनिट डिसाइड करी गई, मतलब ये ड्राइव्ड थी, ड्राइव्ड यूनिट थी, मतलब निकाली गई। फंडामेंटल यूनिट से स्पीड की यूनिट निकाली गई, तो इसीलिए स्पीड क्या है? ड्राइव्ड यूनिट्स में आता है। वेलोसिटी ड्राइव्ड, एक्सेलरेशन ड्राइव्ड। एरिया मीटर पर स्क्वायर। हमको प्लॉट देखना है 700 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। मीटर स्क्वायर की यूनिट है, मतलब एरिया कितना उस प्लॉट का, मीटर स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो कई जगह स्क्वायर फीट में, फीट स्क्वायर में निकालते हैं, लेकिन मीटर स्क्वायर में भी बड़े बड़े एरिया निकाले जाते हैं। तो मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट से ही एरिया की यूनिट निकली। 2 बार लेंथ का मल्टीप्लीकेशन हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एम इंटू एम, मीटर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालोगे? क्यूबिक मीटर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, उसकी पूरी वॉल्यूम आ गई मीटर क्यूब। मतलब एल से ही निकाल डाला पूरी की पूरी यूनिट, मीटर से ही पूरी की पूरी वॉल्यूम की यूनिट निकाल डाली, इसलिए ड्राइव्ड यूनिट होती है, ठीक है। ऐसी एनर्जी की निकलती है, ऐसी फोर्स की निकलती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन होता है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। ये सब इन्हीं से ही निकलती है, मीटर पर सेकंड से, वेट से, इन सब से, ठीक है ना, किलोग्राम से, ये सब इन्हीं से निकलते हैं। फोर्स न्यूटन का किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है फोर्स, ठीक है। तब न्यूटन की यूनिट भी किलोग्राम, मीटर और सेकंड से निकली। तो मतलब फंडामेंटल यूनिट से इनकी यूनिट्स डिफाइन करी गई। तो अब ड्राइव्ड यूनिट्स ये होती है। हमने आपको ड्राइव्ड यूनिट्स पढ़ा दिया, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स भी ऐसा यूनिट्स पढ़ा दिया। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जो आप याद कर लीजिए, इसी पे ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम की तो हम बात ही कर रहे थे फंडामेंटल यूनिट्स में। 7 होती है, 3 तो ये रही। लेंथ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपने लेंथ की बात सुनी, लाइट ईयर आपसे पूछ लिया जाए, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मास, टाइम, डिस्टेंस, रेजिस्टेंस, करंट, एनर्जी, किसकी यूनिट है? लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट ईयर को आप टाइम की यूनिट मत समझ लेना, ईयर लगा है। ईयर टाइम की यूनिट होता है, मंथ टाइम की यूनिट होता है, ठीक है, डे टाइम की यूनिट होता है। सेकंड्स तो बेस्ट यूनिट मानी गई है फंडामेंटल यूनिट टाइम की, तो आप ईयर पकड़ के उसे टाइम की यूनिट में बता देना। इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्या होता है लाइट ईयर? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अगर आपने यहां से रोशनी छोड़ी और वो कितनी दूर तक गई, 1 साल में वो कितनी दूर गई, क्योंकि लाइट ट्रेवल करती रहती है, लाइट कभी खत्म नहीं होती, ठीक है ना। अभी हम जो सन देखते हैं ना आसमान में, वो 8 मिनट पुराना देखते हैं हम। जो हमें सन दिखता है, सुबह सुबह हम उठते हैं, सूरज उगता है, हम सूरज की तरफ देखते हैं, तो एक्चुअली जो सन देख रहे होते हैं ना 8 मिनट पुराना होता है, क्योंकि सन की लाइट को 8 मिनट्स लगते हैं हम तक पहुंचने में, तो हम उसे 8 मिनट्स पुराना देख रहे होते हैं। अब जैसे आप मुझे देख रहे हो ना, आप मिली सेकंड ओल्ड देख रहे हो। मैं आपके सामने अगर मोबाइल पे दिखाई दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं मिली और माइक्रो सेकंड का डिफरेंस है मेरी लाइट आपकी आंखों तक पहुंचने में, तब आप मुझे देख पा रहे हो, ठीक है। वो लाइट जो 1 साल में ट्रेवल करे उसे लाइट ईयर कहते हैं। 1 लाइट ईयर वैक्यूम में, लेकिन कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होना चाहिए, तेज हवाएं नहीं चलना चाहिए, नहीं तो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने लगती है, उसके कण रुक जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15। अगर हमें शॉर्ट में याद करना पड़े तो 9.5 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में ये नहीं लिखा, ये लिखा ऑब्जेक्टिव में
9.5 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। तो भी यही आंसर रहेगा, क्योंकि मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 जीरो हट जाएंगे, मतलब 15 की जगह 12 हो जाएगा, ठीक है। तब भी यही आंसर रहेगा 9.5 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर और 9.5 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर, ठीक है। ये याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है सीधे उठ के ऑब्जेक्टिव में, इसलिए हमने आपको वन लाइनर के रूप में पढ़ाया। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जरूर याद कर लीजिएगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप पूछोगे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ठीक है, ये तो आपने रट्टा मान लोगे आप, ये होती है, लेकिन होती क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना गया है एस्ट्रोफिजिक्स में। एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसार उसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना गया है, मतलब 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर। और अगर मैं इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 जीरो हटाने पड़ेंगे, मतलब 8 मीटर, ठीक है, अगर मैं इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करूं। हमने लाइट ईयर देख लिया, हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देख ली। 1 पार्सेक नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइट का 3 गुना होता है। अगर याद कर सकते तो कर लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगता ये। 1 पार्सेक को 3.26 लाइट ईयर ये होता है। 1 नॉटिकल माइल, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको काट देते हैं हम, फीट में याद नहीं करेंगे, हम करेंगे 1 नॉटिकल माइल जो होता है ना 1.85 किलोमीटर्स होता है, ठीक है। ये नॉटिकल माइल है, नॉटिकल मतलब पानी में। अभी आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्र पे डिस्टेंस नापने की यूनिट क्या होती है, तो नॉटिकल माइल होती है, ये याद कर लीजिए या लिख लीजिए कहीं। समुद्र में पानी के ऊपर डिस्टेंस नापने की जो यूनिट होती है वो नॉटिकल माइल होती है। आप कभी जहाज में बैठेंगे तो नॉटिकल माइल्स में सारा डिस्टेंस लिखा होता है। तो 1 नॉटिकल माइल कितना होता है जमीन पर? 1.85 किलोमीटर। और 1 माइल कितना होता है आपसे पूछ लिया जाए, 1 माइल बताइए आप, 1 माइल ये मीलों दूर है, 1 मील दूर है, तो कितना होगा? 1.60 किलोमीटर्स। एक मील 1.60 किलोमीटर होता है, मतलब 1.60 किलोमीटर, ठीक है, 1.5 से थोड़ा ज्यादा। और 1 नॉटिकल माइल 1.85 किलोमीटर, ये भी 1.5 से काफी ज्यादा होता है, ठीक है। हमने आपको ये तो बता दिया। अब माइक्रोन, माइक्रोन देख लेते हैं हम। माइक्रोन क्या होता है, ठीक है। 1 माइक्रोन, आपने सुना होगा ये वर्ड माइक्रोन पॉलिथीन के केस में। से नो टू पॉलीथीन बैग्स, से नो टू पॉलीइथिलीन्स, से नो टू पॉली बैग्स। कई जगह चल रहा है पर्यावरण सुरक्षा के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, कि पॉलीथीन्स का यूज ना किया जाए, पॉलीथीन्स को मना किया जाए, पॉलीथीन्स कम यूज करें। लेकिन पॉलीथीन तो चल रही है। आप गए प्यूमा के शोरूम में, आपने एक बहुत अच्छी सी क्या कहते हैं वो खरीद ली जैकेट, और अच्छी सी मोटी सी पॉलीथीन में दे दी। आप बाहर आए, आपको एकदम से पुलिस ने पकड़ लिया या प्यूमा के शोरूम वाले पे फाइन लगा दिया 5,000 का। ऐसा होता है? नहीं होता ना। क्या फिर आप सोचते होंगे यार ये तो पैसे वाली का ब्रांड है इसीलिए लोग इसका फाइन नहीं लगा रहे? ऐसा नहीं होता। एक्चुअली एक नियम बनाया गया है, सिंपल सा नियम ये है कि 75 माइक्रोन, इंडिया का नियम है, इंडिया में 75 माइक्रोन से कम, लेस 75 माइक्रोन से कम की विड्थ का पॉलिथीन आपको यूज नहीं करना है। एब्सोल्युटली बैन इन इंडिया। वैसे स्टेट्स को अधिकार है पॉलिथीन बैन करने का, सेंटर को नहीं। सेंटर सिर्फ गाइडलाइंस देता है, स्टेट उसे लॉ के बेसिस पे उसे इंप्लीमेंट करवाता है, ठीक है। 75 माइक्रोन से कम की थिकनेस की पॉलिथीन का यूज नहीं करना। आप पूछोगे 75 माइक्रोन की थिकनेस वाली पॉलिथीन कैसे होती? बहुत पतली पॉलिथीन, मतलब जिसमें आप उंगली भी घुसेड़ना चाहो तो घुसती चली जाए और थोड़ी देर में फटी जाए, उसे कहते हैं 75 माइक्रोन से कम की पॉलीबैग्स। वो बैंड है, इस वक्त नहीं है। अभी आप कहीं जाएंगे सब्जी मंडी में तो कभी वाले नगर निगम वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, तो वो सारी पॉलिथीन छुपा देते हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उन पर 5,000 रुपए का फाइन लगता है। मेरी पर्सनली बात हुई सब्जी वाले तो उन्होंने मेरे को बताया, ठीक है। 75 माइक्रोन मतलब यहां से पढ़िए 1 माइक्रोन इक्वल टू 1 mm, 1 मिलीमीटर। आप स्केल उठा के देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा 1 mm कितना होता है। बहुत छोटा होता है, एक बाल के बराबर होता है 1 mm। तो 1 mm मतलब 10 टू दी -6 मीटर। 1 mm मतलब 75 mm की से कम की पॉलिथीन का यूज करना है। अगर एनवायरमेंटलिस्ट हो, प्रकृति से प्रेम करते हो, तो आपने आसपास वालों को बताओ कि 75 माइक्रोन मतलब 75 mm से कम की पॉलीबैग्स का यूज करना मना है, सॉरी यूज नहीं करना है, मना है। 75 mm से ज्यादा का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। वो मोटी होती है पॉलिथीन, वो अलाउ है। हमने आपको पढ़ा दिया 1 माइक्रोन क्या होता है, 1 mm होता है। 1 एंगस्ट्रॉम, पहली बात तो गलत लिखा है, 10 टू दी पावर -10 मीटर होता है, गलत लिख दिया वर्ड। इट्स 10 टू दी पावर माइनस, ला यहाँ आपको दिखा दे, लिख के दे देते हैं, 10 टू दी पावर -10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम 10 टू दी पावर -10 मीटर होता है। कभी पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा, ये एटम्स वगैरह की मेजरमेंट करने का काम आता है मॉलिक्यूल्स में,
ठीक है, फुट मोट हम इंच वगैरह तो नहीं पढ़ाएंगे, ये फालतू की चीजें हैं। 1 एंगस्ट्रॉम रख लीजिए। अगर 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 मीटर होता है तो 10 टू द पावर -15 क्या होगा? 1 फर्मी। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, 10 के ऊपर 15 माइनस है तो मीटर होता है 1 फर्मी, ये होता है। ठीक है, ये इतना आ गया तो ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब मास पे आते हैं। ठीक है, 1 क्विंटल 100 kg 100 किलो, 1 कुंटल होता है। 1 कुंटल गेहूं उतरा, 4 कुंटल शक्कर उतरी। 1 कुंटल गेहूं उतरा ना, 100 किलो गेहूं उतरा ट्रक से, 4 किलो शक्कर उतरी है, मतलब 400 kg शुगर यूज हुई है। क्विंटल 100 kg होता है। टन रॉकेट 100 टन का रॉकेट बूस्टर लगाया, मतलब 100 टन, मतलब 100 टन मतलब 1 टन तो 1000 kg होता है। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। तब 1 टन को 1000 kg माने, कोई बोले 100 टन तो 100 में 1000 kg का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 1 लाख kg हो जाता है वो। ये है एटॉमिक मास यूनिट। ये जब आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 पाउंड 500 ग्राम से भी कम होता है, ये याद रख लीजिएगा। 1 पाउंड 500 ग्राम से भी कम होता है। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट पूछ लिया जाए डिस्टेंस में, चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है? वैसे ही आपको ज्योग्राफी पढ़ा जाएगा, फिर भी मोटा मोटा बता देता हूँ। चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है? अगर when the sun weight increases more than 1.4 times of his weight, तब वो ब्लास्ट हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। मतलब कोई भी स्टार का वेट अगर हमारे सूरज से 1.5 गुना से ज्यादा हो जाए, मतलब 1.4 टाइम से ज्यादा हो जाए, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो रेड जाइंट बन के एक्सप्लोड होकर सुपरनोवा बन जाएगा। ये है चंद्रशेखर लिमिट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1 सोलर डे, ये जरूर देखिए, लॉजिकल क्वेश्चन है। 1 सोलर डे क्या होता है? मतलब 1 डे। अब आपसे पूछ लिया जाए 1 सोलर डे होता है 86,400 सेकंड। कभी क्वेश्चन आ जाए 86,400 सेकंड ऑप्शन में, 85,300 सेकंड, 29,000 सेकंड, 99,000 सेकंड, तब आपको 86,400 सेकंड लगाएंगे। लेकिन आप ये याद करके जाओगे क्या? कोई नहीं करके जाता। इसका एक लॉजिक होता है, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ये 24 घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं? 24 घंटे में 60 का मल्टीप्लाई करा है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 का मल्टीप्लाई करा है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। आप इनका मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, मल्टीप्लीकेशन, तो 86,400 सेकंड आएगा आंसर। ठीक है, ये तो ये ऐसे निकाला इन्होंने। 1 सोलर डे कुछ नहीं होता, 1 दिन होता है। ऑप्शन में 86,400 सेकंड है तो कोई याद किया, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा क्या था, क्या पड़ गया। ऐसा मत करना, सीधे कैलकुलेट करके आंसर लगा देना। 1 ईयर 365 को आधा दिन होता है। 1 लूनर ये गलत लिखा है, 1 लूनर 16 डेज लिख दिया ना, ये होता है 229.5 डेज। 1 लूनर मंथ है ना, 30 दिन से आधा दिन कम होता है, 29.5 डेज होता है। गलत लिख दिया गया था, वी आर सॉरी फॉर दिस। ठीक है ना, 29.5 डेज होता है 1 लूनर मंथ। ठीक है, ट्रॉपिकल ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लीप ईयर आपको पता है 29 दिन होते हैं फरवरी के मंथ में, उसे कहते हैं लीप ईयर, मतलब वो साल 4 से डिवाइड हो सके। ये मोटा मोटा हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो है, एक बार हम आपको यही बता देते हैं, मीट्रिक सिस्टम में यूनिट्स बता देते हैं। ठीक है, ये मीटर्स के कंपैरिजन में है। ठीक है ना, मीटर से संबंधित है। ठीक है, डेसी मीटर मतलब 0.1 मीटर, मतलब 10 टू दी पावर -1। 0.1 को 10 टू दी पावर -1 लिखते हैं। सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर को हमें मीटर में बताना पड़े तो हमें 10 टू दी पावर -2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर इक्वल 10 टू दी पावर -1 मीटर। मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर 10 टू दी पावर -3 मीटर कहलाता है, मतलब 0.001 एक मिलीमीटर होगा। मतलब 100, यहां से देखिए 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। इससे साफ समझ में आ रहा है। ठीक है, ये 10 टू दी पावर माइनस है ना, मतलब 0.01, इसका मतलब क्या हुआ? 10 टू दी पावर -2। अब इसी को मैं 100 सेंटीमीटर को ऐसे लिख दूं, 100 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कर दूं तो ठीक है, आपको बात समझ में आई? 100 सेंटीमीटर 1
मीटर होता है। बस आप इतना याद रखिएगा, मतलब ये मीटर होता है, सॉरी गलत हो गए होंगे हम। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻² m 1 मीटर होता है। सीधी सी बात है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। 1000 मिलीमीटर 1 मीटर होता है, इसीलिए 10⁻³ अगर मैं इसको 3 को यहां कर दूं तब ये हो जाएगा 10⁻, मतलब 1000 mm इक्वल टू 1 मीटर। माइक्रो 10⁻⁻6 मीटर। आपने अगर फिजिक्स पढ़ी हो या कभी आपने 11-12 में पढ़ी हो ना, माइक्रो करिए तो 10⁻6 लगा दीजिएगा मीटर में। 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मतलब है ऐसा है कि 10 लाख टाइम्स, मीटर का 10 लाख टाइम्स 1 माइक्रो होता है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वायरस, वो माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। इसीलिए 10⁻6 मीटर इनको जब मेजर किया जाता है ना फिजिक्स में या बायोलॉजी में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि 10⁻6 मीटर लंबे होते हैं। 10 लाख टाइम्स डिवाइड किया जाए तब वो एक उसका माइक्रोमीटर की उसकी लंबाई आएगी, ठीक है। नैनो के लिए 10⁻⁻9 मीटर मानते हैं। पीको 10⁻12 मीटर मानते हैं। फेम्टो, इसको फर्मी भी कह सकते हो आप, ठीक है ना, फेम्टो भी कह सकते हो, फर्मी भी कह सकते हो, 10⁻15 मीटर। एटो, यहां तक तो मुझे भी याद नहीं है इतना ज्यादा कहां से आ गया, ठीक है। यहां पे कर लिए डेकामीटर 10 हेक्टोमीटर। 100 मीटर को 1 हेक्टोमीटर माना गया है। 1000 मीटर को 1 किलोमीटर माना गया है। 10 लाख मीटर को 1 मेगामीटर माना गया है। ये बहुत ज्यादा इतना मत पढ़िएगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, फर्मी, किलो को ही याद रख लीजिएगा, बाकी किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको समझाने के लिए बता दिया। एक ये चीज जरूर देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट, कभी इस पर क्वेश्चन नहीं आया लेकिन आपको पता होना चाहिए स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में, ताकि हम फिजिक्स आपको पढ़ा सके, आपको समझ में आ जाए। स्पीड क्या होती है, कितने समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, मतलब d अपॉन टी। ये मैथमेटिक्स में भी है स्पीड, डिस्टेंस ऑन टाइम में, लेकिन आप फिजिक्स से आया था ये। इतने कम समय में कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना डिस्टेंस कितने समय में कवर किया, तो वो स्पीड होती है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। पहले ए बी पे गया, फिर बी सी पे आया, ए बी होते हुए सी तक पहुंचा है, तो इतना लंबा डिस्टेंस कवर किया। यहाँ 3 मीटर और ये 2 मीटर और ये 1.5 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 3 + 2 5 हुआ डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तब आप 1.5 लिखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, 1.5 ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये फाइनली यहां से यहीं तो आया, ऐसे घूम के नहीं देखा जाता। तो ये वेलोसिटी होती है, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में मेजर कर जाती है। जब भी डिस्प्लेसमेंट वर्ड है तो वेलोसिटी मेजर की बात हो रही है। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, पहले 100 थी वेलोसिटी, फिर 115 हुई, फिर फाइनली 250 हो गई। ये जो बदलाव हो रहा है ना वेलोसिटी का, कितने समय में हो रहा है, वो टाइम लिखा जाता है, तो उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम की यूनिट हो गई सेकंड, तो आंसर क्या आया, इसकी यूनिट कितनी हुई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गई एक्सेलरेशन की यूनिट। और डिस्टेंस अपॉन टाइम की यूनिट तो आपको पता है, इसको मीटर लिखूंगा, इसको सेकंड लिखूंगा, तो ये हो गई मीटर पर सेकंड। तो ये आप याद रखिए, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी जब होती है तो एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहा है। आइजैक न्यूटन ने इसे ढूंढा था, पूछ लिया जाए लॉ ऑफ मोशन किसने दिए थे, तो आइजैक न्यूटन ने दिए थे। इन सब में सबसे अच्छी बात यह है कि अलग बात, डिफरेंट बात यह है कि आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन, जो 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, उसको 1867 में ढूंढा था। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सबसे यह है कि इसको 1667 में न्यूटन ने ऐसे ढूंढा था, लेकिन इसको पब्लिश किया गया प्रिंसिपली ऑफ मैथमेटिक्स अपनी किताब में, उसने इसको पब्लिश किया 1687 में। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि 20 साल ढूंढे हुए 20 साल हो चुके थे, फिर पब्लिश 20 साल बाद किया। मतलब
आज ढूंढा है तो आज से 20 साल बाद लोगों को बताया गया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, लेकिन न्यूटन जैसे ढूंढ इसको ड्राइव करके, इसको डिफाइन करके चुपचाप किताब में लिख के बैठ गए थे 20 साल तक। बताया जाता है वो अल्केमिज्म में बिजी हो गए थे, पत्थर से सोना बनाने में लगे रहते थे, तो वो अपने इतने बड़े इन्वेंशन, इतनी बड़ी डिस्कवरी को उन्होंने 20 साल तक एक किनारे ही पड़े रहने दिया। चलो ठीक है, ये तो फालतू की बात हो गई। मुद्दे की बात यह है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया मोशन कहा गया, इनर्शिया कहा गया है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज इनर्शिया। क्या होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट्स एट मोशन रिमेन्स एट मोशन अनलेस एंड अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है कोई चीज, तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक आप उसको कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, तब तक वो रेस्ट में रहेगी। जहां आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो मोशन में चली जाएगी, एक यूनिफॉर्म मोशन में, कांस्टेंट स्पीड में चली जाएगी, सीधी लाइन में। ठीक है, जब तक आप उसे रोकते नहीं, एक्सटर्नल फोर्स लाके उसे रोकते नहीं, तब तक वो मोशन में रहेगी। वो रेस्ट में तब तक है जब तक आप उसे फोर्स नहीं देते, वो मोशन में तब तक है जब तक आप उसे रोकते नहीं है। रोकना भी एक तरह का फोर्स होता है। When an object at rest remains at rest and an object in motion remains in motion, इसी को ही कहा गया इनर्शिया। ठीक है, दिस टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस इन अ स्टेट ऑफ मोशन इज इनर्शिया। वो टेंडेंसी जो मोशंस के स्टेट को बदलने के लिए मना करे, उसे कहा जाता है इनर्शिया। तो फोर्सफुली बदला जाता है, फोर्स लगा के। ठीक है, ये होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो क्या हो सकता है एग्जाम्पल इनका? द मोशन ऑफ एन एयरप्लेन व्हेन अ पायलट चेंजेस द थ्रॉटल सेटिंग ऑफ एन इंजन। एरोप्लेन 250 की स्पीड में चल रहा है, ठीक है, फिर उसको लगा कि आसमान साफ है, भगा दो, तो 300 स्पीड कर दी, थ्रोटल दिया, एकदम तेजाई से भगने लगा एरोप्लेन, मतलब उसको एक्सटर्नल फोर्स दिया थ्रोटल का, उसके इंजन का एक एक्सटर्नल फोर्स दिया, तो वो और तेज स्पीड से, डिफरेंट स्पीड से, डिफरेंट डायरेक्शन में वो जाने लगा। ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन, इनर्शिया हुआ उस पर। द मोशन ऑफ अ काइट व्हेन द विंड चेंजेस, जब हवा में आप पतंग उड़ा रहे होते हो तो सिंपली पतंग ऐसी कांस्टेंट हो जाती है कभी कभी, लेकिन जैसी हवा चलती है तो इस तरफ हो जाती है, उस तरफ हो जाती है, मतलब उसके मोशंस में बदलाव आया है, वो रेस्ट से मोशन में गई या मोशन से रेस्ट में आई, तो इनर्शिया लगा है। ठीक है, देखते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ तो समझ में आ गया ना, फुटबॉल खड़ी अपने लात मार दी, फुटबॉल भगली, इसका मतलब क्या हुआ? न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन लगा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा है न्यूटन्स का। ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। पहले तो आप ये याद रखिएगा, कभी भी पूछ लिया जाए आपसे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये लिखा हुआ है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वेट और एक्सेलरेशन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो उस पर लगे हुए फोर्स को बताएगा। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स से रिलेटेड है। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। जो एक्सेलरेशन लग रहा होता है ना किसी ऑब्जेक्ट पे, या बाइक पे एक्सेलरेटर दे रहे होते हैं ना, वो बाइक के वेट पर और कितना फोर्स लगेगा उसको, उस पर डिपेंड करता है। इंजन कितना फोर्स लगाने वाला है उस पर डिपेंड करता है। इसे कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो फोर्स पर डिफाइन है। इस सेकंड लॉ डिफाइंस अ फोर्स टू बी इक्वल इन चेंज इन मोमेंटम, मतलब एक वेलोसिटी से दूसरी वेलोसिटी अटेंड कर रहा है, फिर तीसरी वेलोसिटी पे आया, तेज हुआ, स्लो हुआ, तेज हुआ, मतलब फोर्स लगा दो कम ज्यादा करने में, वो मोमेंटम चेंज हो रहा है। एक्चुअली वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है। फोर्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम भी बोल सकते हैं आप इसे, अगर वन लाइनर की बात करूं तब, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ टाइम। ठीक है, ये मोमेंटम इज डिफाइंड टू बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m, मास m ऑफ एन ऑब्जेक्ट टाइम्स इट्स वेलोसिटी v, mv। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है वो मोमेंटम। इसी का समय के साथ चेंज हो रहा है, मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तब ये एक्सेलरेशन कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, mv क्या है? मोमेंटम, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो मोमेंटम, तब वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। दैट मींस फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम विद चेंज ऑफ टाइम। मोमेंटम का बदलना, मास कोई स्पीड से भग रहा है और समय के साथ इतना इतना चेंज हो रहा है वो उसका वेलोसिटी और मास, तब वो फोर्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख दिया, इट्स नॉट एक्सेलरेशन। ठीक है, इट्स अ फोर्स, फोर्स इक्वल टू mv अपॉन t। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? v बाई टी होता है, तो क्या हो गया ये m इंटू a, ये हो गया एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। हमसे जब पूछा जाता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है न्यूटन्स का, तो हम सीधे बोलते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास को एक स्पीड से एक्सेलरेशन से मूव कराना हो तो एक फोर्स लगानी पड़ती है। ये आप याद रखिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कभी आ जाए क्वेश्चन तब बेसिक से थ्योरेटिकल के फॉर्म पे बता सकते हैं। लास्ट मोशन है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? किस पर डिपेंड करता है? एक्शन रिएक्शन पर डिपेंड करता है। हाँ, एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ बेस्ड ऑन एक्शन एंड रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। ये एक सिंपल सा कोट बन गया है,
सिंपल सा एक प्रोवर्ब बन गया है, एक कहावत सी बोल देते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। व्हेनेवर वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ सेकंड ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट। क्या बोल दिया इनने? जब एक ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, मतलब मैं एक ऑब्जेक्ट हूं और मैं किसी पे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है ना, तब वो सेकंड ऑब्जेक्ट वापस मेरी तरफ एक फोर्स लगाएगा, मुझको पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। मतलब बंदूक गोली पे जो फोर्स लगाती है, गोली वापस बंदूक पे वो फोर्स लगाती है, जिससे हमारा कंधा या हम पीछे होते हैं। इसे कहते हैं एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट, मतलब एक कोई सी चीज पे हम एक्शन करते हैं तो वो हमें वापस रिएक्ट करती है। द मोशन ऑफ अ एग्जांपल देख लेते हैं, क्या एग्जांपल हो सकता है इनका? The motion of a jet engine produces thrust and hot exhaust gases flow out the back of the engine and thrusting force is produced in the opposite direction। जब जेट इंजन रॉकेट या फाइटर प्लेन को मूव कराने पर जो इंजन लगा रहता है उसके पीछे, वो एक थ्रस्ट छोड़ता है जेट को आगे जाने के लिए, रॉकेट या फिर फाइटर प्लेन को आगे जाने के लिए आगे जाने के फोर्स, पीछे उसके गैस निकलती है गरम गरम, ठीक है, वही थ्रस्टिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में निकलती है, पीछे की तरफ को निकलती है। जेट इंजन क्या कर रहा है? पीछे एग्जॉस्ट छोड़ रहा है, आगे को एक फोर्स छोड़ रहा है जिससे जेट आगे को बढ़ रहा है। वाइस वर्सा कह सकते हैं आप इसको, मतलब जो चीज आगे जा रही हो पीछे भी कुछ छोड़ रही होती है। एक्शन हो रहा है आगे की तरफ तो रिएक्शन हो रहा है पीछे की तरफ। पीछे को रॉकेट छोड़ा जा रहा है, उसके नीचे आग लगाई जा रही है, रॉकेट पटाखा अनार की तरह नीचे को फेंक रहा है, तो पीछे भी तो कुछ जा रहा होता है। कभी आप अनार या चरखी को ऐसी हवा में जला के देखना, वो जिस तरफ से उनकी वो चिंगारी निकल रही है तो पीछे को भगेगी। दैट मींस एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। यही बात करता है न्यूटन थर्ड लॉ। ये एक रिलेशनशिप या नॉर्मल सोशियोलॉजी में भी एप्लीकेबल है, न्यूटन थर्ड लॉ, ये आप याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। हमने आपको न्यूटन थर्ड लॉ मोशन पढ़ा दिया। अब अगला जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। यूनिट्स डायमेंशंस हो गई, थोड़ा सा न्यूटन्स का भी हमने देख लिया है, मैकेनिक्स देख ली हमने। अब थोड़ा सा हम फोर्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, वर्क देखेंगे हम, एनर्जी देखेंगे हम, और पावर देखेंगे हम। ये चार चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर 2 में। अभी हमने लेक्चर 1 लगभग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा दी है, जल्दी खत्म हो जाएगा, आधे घंटे की लेक्चर था। उम्मीद करते हैं आधे घंटे में पूरे खत्म हो जाए फिजिक्स। 2 घंटे में आपकी क्विक फिजिक्स हो जाएगी, अब आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, इंपॉर्टेंट से ज्यादा हम पढ़ा चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच, एमपीडी में जुड़े रहिए।